हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप है। स्वागत करता हूं आपके गिरी ट्यूटोरियल्स प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आप सभी को पता है पंच सीरीज स्टार्ट है और पंच सीरीज के तहत हम बहुत सारे वीडियो ला रहे हैं जिसके कारण आपका कम टाइम में पूरा रिवीजन और पूरी पढ़ाई हो जाए। सो गाइस, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की बहुत ज्यादा मांग है कि सर साइंस हो रहे हैं, साइंस को कंप्लीट कर दो, तो कंप्लीट कर रहे हैं। इवन गाइस 12th स्टैंडर्ड का भी काम कंटिन्यू चल रहा है, साइंस और कॉमर्स दोनों सेक्शन का। तो आपको क्या दिखाना, आपको अपने प्रदीप सर को खूब प्यार एंड सपोर्ट दिखाना, वीडियो को शेयर करना, हर ग्रुप में शेयर करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन आ रहा है, कंटिन्यू एनर्जी मिलता रहेगा गाइस। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी के। सबसे पहले गाइस, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन गाइस, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट react chemically with each other to form a new product and this process we called as a chemical reaction। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होने के बाद जो नया चीज बनता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये हमारा Na+Cl इट्स गिव्स NaCl। When two or more reactant chemically react with each other to form a new product, to form a new product, and this process we called as a chemical reaction। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर जो नया चीज बनता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। सो गाइस, ये आपको आता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल, जो हमारा केमिकल इक्वेशन है गाइस, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बट गाइस, एक सिंपल सा डेफिनेशन बोलूंगा, the representation of chemical reaction with the help of chemical formulas। ओके, द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन का, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलो मैं समझा देता हूं। अब मान लो फिर से वही NaCl हम ले लेते हैं, Na+Cl इट्स गिव्स NaCl। ओके, इसमें कुछ बैलेंस नहीं करना, इसलिए ये बार बार एग्जांपल में लेके ये बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन का, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला, और इसी को बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, देखो ये टेक्स्ट बुक का है, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ये आराम से लिख सकते हो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। सो गाइस, एकदम सिंपल सा। अब चलते आगे, जो हमारा नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है गाइस, तो इसको ध्यान से हमेशा देखो। पहला रिएक्टेंट, इसको थोड़ा छोटा कर दे हम। रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड while product on right hand side। ये पहला पॉइंट है। रिएक्टेंट हमेशा कौन से साइड होता है, Na+Cl इट्स गिव्स NaCl। रिएक्टेंट कौन से साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट कौन से है, राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड while प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर। एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, एरो क्या करता है, एरो क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एकदम सिंपल सा लाइन, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सो गाइस, खत्म। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। तीसरा वाला पॉइंट, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन इन बिटवीन देम। इफ टू और मोर रिएक्टेंट, देन दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। खत्म। पहला हमने बता दिया कि रिएक्टेंट कौन से साइड होता है, प्रोडक्ट कौन से साइड होता है। दूसरा हमने बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इंडिकेटेड विद एरो। देन इसके बाद अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और दो से दो ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। ओके, प्लस साइन लिंक्स करेंगे इन बिटवीन देम, बीच में हम प्लस साइन लिख देंगे। इसके बाद गाइस, अगर गैसेस, लिक्विड, सॉलिड स्टेट अगर कुछ भी रहा तो किससे इंडिकेट बाय राइटिंग अ लेटर GLS। खत्म। Gases, liquid and solid state are indicated by writing a letter GLS। खत्म। Gases, liquid and solid indicated by writing a letter GLS। खत्म। If the product is gases, then हम क्या इंडिकेट करेंगे, एरो को या तो G से इंडिकेट करेंगे। अगर G इंडिकेट नहीं करना है, G से हमें नहीं बताना है, इंस्टेड ऑफ G कैन बी इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमें गैसेस है, अगर हमें जी नहीं लिखना, हमें नहीं मजा आता जी, तो हम क्या करेंगे, एरो को अपवर्ड साइड पॉइंटेड कर देंगे। अगर सॉलिड रहेगा तो इंस्टेड ऑफ एस हम क्या करेंगे, बैन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर गैसेस है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड अगर सॉलिड है तो या प्रिसिपिटेट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, एरो तो ऊपर की तरफ, एंड दूसरा क्या है, एरो रहा
एरो रहा कब रहा, गैस के टाइम। अगर सॉलिड और प्रिसिपिटेट है तो एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, खत्म। इसके बाद गाइस अगर हमने क्या किया है कि अगर हमने हीट यूज किया है, अगर हमने क्या किया इस रिएक्शन के अंदर, वी यूज हीट इन दिस रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे इन द गिवन रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे एरो, जो हमारा एरो दिया हुआ है, एरो दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये वाला साइन, ये वाला, खत्म। कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड बिलो एंड अबव द एरो। देखो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ये सभी कंडीशन है, कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ये सभी को या तो एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे, इंडिकेटेड बिलो और अबव द एरो, एरो के ऊपर लिखते हैं या तो एरो के नीचे, या तो टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, या कैटलिस्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, तो हम सभी क्या लिखते हैं, या तो एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे। देखो गाइस शॉर्ट टर्म में फटाफट सभी चीजों को मैं बता देता हूं। ये देखो अभी सबसे पहले गाइस पहला वाला पॉइंट क्या था कि जो रिएक्टेंट है कौन से साइड रहेगा एंड प्रोडक्ट कौन से साइड रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि हमें जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ किससे बताएंगे, एरो से बताएंगे। देन अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो उसको लिंक किससे करेंगे, प्लस से। देन इसके बाद इफ द प्रोडक्ट गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो हम किससे इंडिकेटेड बाय राइटिंग ए लेटर GLS। ओके, अगर मुझे G नहीं लिखना है तो किससे इंडिकेट करूंगा, इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। और अगर मुझे सॉलिड का S नहीं लिखना है या प्रिसिपिटेट को नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे, इट कैन इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हमने क्या यूज किया, हीट यूज किया है, तो हमें क्या करना है, एरो के ऊपर हीट लिखना है। और कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ये सभी को अबो या बिलो लिख सकते हैं। सो गाइस ये पूरा स्टेप खत्म हुआ, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको। ओके, अब चलते आगे। इसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम किधर, रिएक्टेंट साइड, इज सेम एज अ नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज सेम एज अ नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। अगर दोनों नंबर ऑफ एटम सेम है तो हमारे लिए बैलेंस इक्वेशन होंगे। अगर हाइड्रोजन इस साइड 2 है रिएक्टेंट के साइड, तो हाइड्रोजन इस साइड भी 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड सेम एज अ नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, तो होगा हमारे लिए बैलेंस इक्वेशन। अगर मान लो इधर Na3 है जैसे एग्जांपल और यहाँ Na1 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो एकदम ध्यान से प्यार से बुक को देखने की जरूरत ही नहीं, मैं अपने लैंग्वेज सब चीजें बता रहा हूं। नंबर ऑफ एटम किधर, ऑन प्रोडक्ट साइड सेम एज अ नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, देन वो क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड इज नॉट सेम एज अ नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, दोनों ये क्या है, वो अनबैलेंस इक्वेशन है। जैसे ये क्या है हमारा अनबैलेंस इक्वेशन। तो चलो गाइस आगे। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब गाइस दो या दो से रिएक्टेंट जब एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कि नहीं, और दो रिएक्टेंट यूज किया था, प्रोडक्ट कितना बना, सिंगल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, स्प्लिट होना। ओके गाइस देखो, द केमिकल रिएक्शन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म, कितने, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनना। यहां क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था, और यहां क्या, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, यहां क्या हो रहा था, देखो दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और यहां डिकम्पोजिशन मतलब स्प्लिट हो जाना, एक रिएक्टेंट से क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद गाइस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हो सकता है इसमें से कोई चीज़ ऐसे छूट गई जो मैंने पढ़ा दिया है और डिलीटेड है, तो गाइस देख लेना, बट वैसे मुझे पता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिलीटेड है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। मतलब
लेस रिएक्टिव जो देखो ध्यान से समझना, द रिएक्शन इन प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कौन कर देता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ध्यान से समझ लो, गरीब आदमी को अमीर आदमी ने क्या धक्का मार के हटा दिया और उसकी जगह उसने ले ली, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना। लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां अगर मैं बनाना चाहूं CuSO4, अब देखो यहां Fe इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये क्या हो जाए? FeSO4, फेरस सल्फाइड एंड कॉपर, इधर रिएक्शन इसके ऊपर लिख दिया मैंने, FeSO4 और कॉपर बच जाएगा। ओके क्लियर। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गाइस वैसा ही है, आयन एक्सचेंज होता है, एक वाला बंदा इसके पास चला जाता है, दूसरा वाला बंदा इसके पास चला जाता है। रिएक्शन इन विच द आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रिसिपिटेट। मतलब गाइस एक रिएक्शन, एक वाला एक जो इसके अंदर, जैसे भी यहां ये कॉपर जो ये फेरस था, फेरस इसके पास चला गया, तो इसके अंदर भी एक कोई रहता, वो इसके पास चला जाता, तो एक दूसरे के क्या करते हैं? आयन एक्सचेंज करते हैं। जिसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है वो मेरे लिए क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विद द आयन इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर जो आयन्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा और उधर वाला पॉजिटिव इसके पास चला आएगा, तो आयन एक्सचेंज करना। आपने को बस हिंट पॉइंट यही रखना है, द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट एक्सचेंज, द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट एक्सचेंज, और यही मेरे लिए का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये हमारे लिए हिंट पॉइंट है, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रिसिपिटेट। हो गया, आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं और उससे क्या बनेगा? हमारा एक प्रिसिपिटेट बनेगा, और इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलते गाइस एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब समझ लो अंदर, एक्सो मतलब बाहर, इतना समझ के रखो। तो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो एक्सो the chemical reaction in which heat is evolved, exo the chemical reaction in which heat is evolved, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, या तो द अदर हैंड द हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं बुक की तरह, या तो ऐसा बोल सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व मतलब बाहर निकल जाना, क्योंकि एक्सो है याद रहेगा, इवॉल्व, इसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट अगर एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे लिए एंडो अंदर, काम खत्म हो गया, एंड हो गया उसका, एब्जॉर्ब, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडो, एक्सो मतलब बाहर। अब देखो गाइस दोनों का एक एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इसके अंदर देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से यहां आपको दिखेगा एंडोथर्मिक लिखा। एंडोथर्मिक क्यों लिखा? प्रोडक्ट के साइड हमें कुछ दिख रहा है, प्रोडक्ट के साइड हीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब प्रोडक्ट के साइड, क्योंकि एंड हो, उसका एंड हो चुका है, हीट का एंड हो चुका है, हीट का एंड हो चुका है, एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट होता है, तो समझ लो ऐसा ही हीट का एंड हो चुका है, तो प्रोडक्ट में हीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इधर प्रोडक्ट में हीट दिख रहा है, तो इसीलिए एक्सो है, मतलब बाहर निकल रहा है, और इसमें हीट का एंड हो चुका है, इसीलिए क्या, ऐसे बस समझ के रखो, जिसमें हीट का एंड हो गया, प्रोडक्ट के साइड हीट नहीं दिख रहा है तो एंडो, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऐसे एक इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन में पूछेंगे बताओ कौन सा एंडो है कौन सा एक्सो है, तो इसके अंदर देखो हीट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक्सो, और इस साइड हो चुका है, एंड हो चुका है, इसके अंदर हीट दिख ही नहीं रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? ये एंडोथर्मिक। सो गाइस क्लियर हो गया होगा। अब चलते आगे, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट। ये गाइस टोटल 5 नाम आपको याद रखना है, बट इसके अंदर जैसे जो जितना पॉइंट्स मैंने कट करके लगाया बस इतना ही रखना है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, देखो जैसे मेरा नेचर है मैं बहुत जल्दी लोगों से घुल जाता हूं, वैसे रिएक्टेंट का भी सेम है, सेम ही चीज है कि नेचर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना है या स्लो करना है, वो किस पे डिपेंड होता है? किसके नेचर पे डिपेंड होता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जस्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन जिंक, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन जिंक। जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक के साथ होता है तो बहुत फास्ट होता है, किसके कंपैरिजन में? जिंक। अगर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन स्लो होगा, बट वही रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन
अगर मैं किसके साथ करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो फास्ट होगा, बट अगर मैं जिंक के साथ करूं तो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि इसका नेचर फास्ट है, इसका नेचर क्या है, स्लो है। तो यही नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इधर डायरेक्ट ये क्लियर लिख सकते हो, नेचर ऑफ रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे एग्जांपल जिंक और एल्यूमिनियम का दे दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन जिंक। इसके बाद साइज ऑफ द पार्टिकल, सही बात है, अगर एक गिलास पानी लोगे, एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालोगे तो घुलेगा, अब 10 किलो शक्कर डाल दोगे तो साइज मैटर करता है कि नहीं। तो सेम चीज यहाँ, द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यहां से स्मॉलर, ये कट कर दो, ये रहने दो, स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर 2 लीटर पानी ले रहे हो, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हो तो रिएक्शन फटाक से हो जाएगा ना। तो स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट ऑफ पार्टिकल हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर साइज छोटा है रिएक्टेंट का, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो किसके कंपैरिजन में फास्ट होता है, डाइल्यूट, जो डाइल्यूट एसिड होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज फास्टर देन डाइल्यूट एसिड, ये लिख सकते हो। देन इसके बाद विच मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको मैंने बता दिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक एग्जांपल है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसके कंपैरिजन में फास्ट होगा, डाइल्यूट एसिड के कंपैरिजन में फास्ट होगा। सो गाइस, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद हम चलेंगे टेम्परेचर, सही बात है, जितना टेम्परेचर मैं इंक्रीज करूंगा रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। अगर मैं एक चूल्हे पे एकदम कम लाइट जला रहा हूं तो मेरा खाना पकेगा क्या, पर अगर आग लगा दूंगा तो पक के जल भी जाएगा। पर टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। तो यहां से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो मैटर करता है, नेचर मैटर करता है, साइज मैटर करता है। साइज अगर छोटा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है। देन इसके बाद टेम्परेचर मैटर करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। कैटलिस्ट, सही बात है, अगर मैं किसी भी चीज के अंदर कैटलिस्ट डाल देता हूं तो कैटलिस्ट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आता, बट जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो द सब्सटेंस in whose presence the rate of chemical reaction change without causing any chemical changes to it is called catalyst। मतलब गाइस, अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी चीज ऐसा डालता हूं बट वो पार्ट नहीं लेता, जैसे 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, चढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं पार्ट नहीं ले रहा हूं पर रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा हूं, तो मैं क्या हूं, कैटलिस्ट हूं। मैं क्या हूं, कैटलिस्ट। मेरे ख्याल से आप भी कभी ना कभी कैटलिस्ट बने होंगे। प्लीज मुझे बताना कि आप कब कैटलिस्ट थे, प्लीज, हाँ मुझे बता देना। इसके बाद गाइस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, बस इतना याद रखो, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लूज द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन एंड हाइड्रोजन इज लूज, जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन किया जाता है, हाइड्रोजन लूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के अंदर उल्टा, द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन एंड ऑक्सीजन इज लूज। ओके, बस ऐसा रखो। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस हो जाता है और हाइड्रोजन माइनस हो जाता है। मतलब दोनों में से एक प्रोसेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों होगा, दोनों में से एक प्रोसेस होगा तो भी वो ऑक्सीडेशन है। या तो ऑक्सीजन गेन होना चाहिए या तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। ओके, अब दूसरा रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन लॉस होना चाहिए या तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा है, या तो ऑक्सीजन लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी हम बोलेंगे अरे रे 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 सर ये रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन एंड ऑक्सीजन इज गेन एंड हाइड्रोजन इज लॉस, ऑक्सीजन इज गेन एंड हाइड्रोजन इज लॉस, वो क्या होगा हमारे लिए ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन गेन करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो मेरे लिए रिडक्शन। चलो गाइस, यहां मैंने एक एग्जांपल भी लिया है और हो सकता है ये एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आए। ओके, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ गाइस, देखो ऑक्सीजन, इस रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया ना, देखो गेन कर लिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसके अंदर ध्यान से देखो, कार्बन ने भी ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसमें देखो MgH2 सेपरेट कर दिया, अलग हो गया, मतलब इस मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, तो भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया, लॉस किया है।
तो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लॉस करे तो भी ऑक्सीडेशन है। तो ये तीनों किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का। अब चलते गाइस आगे, कोरोजन, अरे वाह 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 वाह, डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा। इसके कारण सामने वाले मटेरियल का कंस्ट्रक्शन खराब हो जाना, वही हमारे लिए क्या होता है? कोरोजन होता है। और कोरोजन क्यों होता है ये आप सभी को पता है कि मटेरियल जब ओपन एयर में हम रखते हैं तो जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण उसका कलर रेडिश कलर का हो जाता है और चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये जरूर याद रखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.X H2। X इसलिए लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज होते रहते हैं, तो वहां कभी 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो ये चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। अब गाइस रेंसिडिटी, ओके, बहुत सिंपल है। खाने को लॉन्ग टाइम तक रखने के बाद ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम तक जैसे ही रखेंगे, देखो यहां से यहां से लिखते हैं, when oil or ghee is left aside for long time or fried food is left aside for long time, it undergo air oxidation and become rancid। अगर मैं खाने को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड बिकम रेंसिड हो जाएगा, उसके अंदर एसिड जनरेट हो जाएगा और इसी रेंसिडी के कारण उसका क्या हो जाता है? टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, मतलब खाने का सड़ना स्टार्ट हो जाना। इफ वी लेफ्ट फूड फॉर लॉन्ग टाइम, वो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाना मतलब रेंसिड हो जाना, और रेंसिड हो जाना के कारण उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ध्यान से समझना, अगर मैं फूड को जिसके अंदर घी है, ऑयल है, अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम तक रख देता हूं, अगर लॉन्ग टाइम तक मैं उसको रख दूंगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, उसके अंदर एसिड जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण उसके टेस्ट और स्मेल दोनों क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आपने कभी किया होगा तो पता होगा, बट यही करना मत, बहुत बेकार है, हेल्थ के लिए बहुत बेकार है, खाना मत ऐसे। हाँ, पता चला पैसा बचाने के चक्कर में खाना स्टार्ट कर दिया। तो रेंसिडिटी, यही हमारा क्या है? रेंसिडिटी। अब गाइस कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इतना कर लोगे आपका ये लेसन पूरी तरह से A to Z कंप्लीट। ओके गाइस, ये सभी अगर आप टारगेट यूज करोगे तो उसमें सभी क्वेश्चंस दिया हुआ है, एमसीक्यू से लेके सभी A to Z, और सभी कुछ उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। बट कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखो कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले। बैलेंस द गिवन, दिख रहा है? हाँ, बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन। ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पूछा है, कौन कौन सा रिएक्टेंट और कौन कौन सा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, एंड रिएक्टेंट एक और है सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये पढ़ के रखो, एग्जाम में आने के चांसेस है। अब प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं तो सोडियम सल्फेट है एंड वाटर है। ओके गाइस, आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और मैं बताता हूं आपको। देन इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द केमिकल इक्वेशन। मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है? तो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, देन इसके बाद सल्फर है। सबका लिस्ट यहाँ देखो बनाया, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर सब बनाया। तो बस एक लिस्ट बना दो, काम खत्म। देखो एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। देन इसके देखो कितने सिंपल क्वेश्चन इस रिएक्शन के थ्रू पूछा जा रहा है। थर्ड, राइट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है और एलिमेंट के और प्रोडक्ट के। तो अभी देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सोडियम के अंदर अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो 1 है, देखो 1 है, और अगर मैं प्रोडक्ट के साइड सोडियम की बात करूं तो 2 है, तो यहां लिखा हुआ है 1 एंड 2। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन टोटल 5 है, ये देखो 4 एंड 5। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो रिएक्टेंट के साइड, ये रिएक्टेंट वाला साइड होता है, ये रिएक्टेंट 2 एंड 3, देखो रिएक्टेंट के साइड 3 है एंड प्रोडक्ट के साइड देखो 2 है, कितना है 2। देन इसके बाद सल्फर की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट के साइड 1 है और इस साइड भी कितना है 1 है। तो ये ऐसे एग्जाम में आएगा, इस तरह से आपको लिखना है। देन इसके बाद गाइस, बैलेंस द इक्वेशन विद द प्रॉपर कोएफिशिएंट एंड रीराइट द इक्वेशन। मतलब ऊपर दिया हुआ इक्वेशन में बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना है? बैलेंस मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम और रिएक्टेंट साइड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड। अगर ध्यान से देखो सोडियम इस साइड 1 है, इधर 2 है, तो ये बैलेंस ही नहीं है। तो मैं सोडियम NaOH सर ऐसा लिख दो ना, चेंज हो जाएगा भाई। मैं इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकता।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी का ऐसे ही रहेगा, मैं इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकता, पर मुझे ये Na के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे 2 लगाऊंगा। देखो यहाँ, तो ये आगे 2 लगा दिया, बट आगे 2 लगाने के बाद Na2 हो गया, पर उसके साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन टोटल काउंट करो कितना है, 2 2 4, इस साइड देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ही है। तो गड़बड़ ये है कि एक 2 लगाने से सोडियम तो सही हो गया, सोडियम तो बिल्कुल सही, देखो सोडियम, देखो इधर मैं इधर लिख के देता हूँ, NaOH प्लस H2SO4 और क्या है हमारा Na2SO4 प्लस H2O। ओके, देखो आगे ये 2 लगाने से ये सोडियम तो बैलेंस हो गया, पर उसके साथ गड़बड़ क्या हो गया, ऑक्सीजन का 2 बढ़ गया और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखो इस साइड कितना है, 2 है, और इस साइड टोटल कितना है, 2 + 2 टोटल 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगाने पे क्या हो, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना गया 2 प्लस ये, तो प्रोडक्ट के साइड 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो, अब 6 हो गया, अब इस साइड देखो, इस साइड भी 6 हो गया, क्या 4 और ये ऑक्सीजन का आगे का 2 हो गया 6, मतलब सब चीजें बस आगे 2 लगाने से और ये आगे यहाँ 2 लगाने से इस साइड और प्रोडक्ट के साइड 2 लगाने से हमारी चीजें क्या होगी, बैलेंस। सो गाइस, ये मैं कभी बैलेंसिंग, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अगर आप बोलोगे कि सर बैलेंसिंग इक्वेशन एक बार सिखा दो सर, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा बैलेंसिंग करने का। सो गाइस, क्योंकि अभी बैलेंसिंग करवाने जाऊंगा तो बहुत वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके बाद 5th वाला, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट इज द रिडक्शन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिख दो, गेन इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। ऑक्सीडेशन मीन लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और वहां लिख दो ऑक्सीडेशन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया। अब ये मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, कितना सिंपल है। इसके बाद गाइस ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में विच प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, रस्टिंग का प्रोसेस है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, रस्टिंग का प्रोसेस है। राइट द रिएक्शन ऑन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के ऊपर, एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन है, एकदम क्लियर कट, एकदम ध्यान दो। ये एनोड पे है, यही छाप देने का, एनोड पे देखो यहाँ लिखा हो कहीं, हाँ ये देखो एनोड पे, तो ये वाला रिएक्शन एनोड पे है, और ये वाला जो नीचे वाला रिएक्शन हमें जो दिया हुआ है, ये वाला देखो, आप टच करके रखो, ये हमारा कैथोड पे, ये दिमाग में फिट कर लो। और बीच वाला जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये थोड़ा पढ़ लो, काम खत्म। टोटल 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। इसमें से बिना डरने वाला कुछ, सब आपको यही दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इससे डर रहे हैं, ये याद रख लो, ये छाप के यही लिखना है, एनोड पे, ये कैथोड पे। पहला वाला रिएक्शन रस्टिंग है, और थोड़ा रिएक्शन के बीच का पढ़ लो, काम खत्म हो गया। इसके बाद 11, लाइट ही चला गया, क्या बोलने का, लाइट चला गया था गाइस, पूरा इसको रिकॉर्ड किया, तब तक आधे पे से लाइट ही उड़ गया। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आधे पे से मजा नहीं आएगा। सो गाइस, आपको एग्जाम में इस तरह से दिया रहेगा गाइस, और तो उल्टा सीधा दिया रहेगा, रिएक्शन का नाम उल्टा सीधा दिया रहेगा, आपको सही करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। इसमें देखो हाइड्रोजन लूज, देखो यहाँ साथ में था, यहाँ सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन सेपरेट हुआ, लूज हुआ, लॉस हुआ, तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। सेकेंड वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें देखो प्रोडक्ट के साइड हीट दिख रहा है, जहां प्रोडक्ट के साइड हीट साथ में निकलता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मैंने अभी बताया। अभी ये चीजें गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन की, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब गाइस इसके अंदर भी सेम, व्हाट इज कोरोजन, यही सब क्वेश्चन आएगा, सभी चीजें। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, चलो बता देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन होता है, वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी एक एग्जांपल भी हमने देखा, और उस पर एक नीचे एग्जांपल दे दो, रिडॉक्स का डेफिनेशन लिख दो, काम खत्म। एग्जाम में रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, पहले बोल रहा हूं, उसको करके दे रखो। इसके बाद हमें देखो ये फाइंड करना है कि यहाँ ऑक्सीडेशन कौन सा, रिडक्शन कौन सा है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। अगर ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है तो ये मेरे लिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, दिख रहा है O2। इसके अंदर देखो ऑक्सीजन गेन हो रहा है, प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ आ गया, देखो MgO हो गया, पहले Mg + O अलग था पर आ गया, तो क्या है वो हमारा सेकेंड वाला क्या हो गया, MgO, O साथ में आ गया, तो हमारा वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब गाइस NeO + H2, अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसको मैं पहले ये हटा दूं, थर्ड वाले में NeO + H2, इसके अंदर ये देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के पास आ गया। तो हाइड्रोजन के पास गाइस, अगर हम हाइड्रोजन के पास देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हुआ, और Ne के पास
Ne के पास Ne से ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वहां क्या रिडक्शन हो गया। हम दोनों तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ एक बार और करके आपको दिखा देता हूँ। Ag2 नॉर्मल बस मैं लिखता हूँ, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दूसरा Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, अगर गाइस देखोगे तो Mg के पास ऑक्सीजन आके चिपक गया, ऑक्सीजन आगे क्या हो गया, चिपक गया। अगर तो Mg के पास ऑक्सीजन आके चिपक गया तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हो गया। और O2 के अगर अंडर घुस जाएंगे तो वहां होगा रिडक्शन। देन इसके बाद एक ही को पकड़ के रखो, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं तो बोलूंगा एक ही चीज को करो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही चीज को समझो कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर जहां ऑक्सीजन आके चिपक जा रहा है तो ऑक्सीडेशन लिख दो, सिंपल सा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। अभी यहाँ देखो NeO2, यहां से ऑक्सीजन लॉस हो गया तो NeO के पास क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और H2 के पास, H2 ने ऑक्सीजन गेन किया है तो वहां क्या ऑक्सीडेशन हुआ है। सो गाइस ये एकदम क्लियर कट है, समझ में आ गया होगा। अब चलते लास्ट, नहीं खत्म हो गया, इतना ही है। सो गाइस और इसके बाद आप कोरोजन और ऑक्सीडेशन, अरे रिडॉक्स रिएक्शन, ये सभी करके रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजता रहूंगा गाइस, और आप इस पंच सीरीज को अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हैं। कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए कंटिन्यू हार्डवर्क किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बता भी नहीं सकता गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।